वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इंस्टाग्राम पे मुझे 2-3 बच्चों ने जो है वो कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि मैम आप काइंडली क्वेश्चन आंसर जो है वो भी करवा दें। वैसे फेडरल बोर्ड में क्वेश्चन आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कम्प्रिहेंशन जो है वो आपका जितना अच्छा होगा वो आपके लिए बेहतर होगा। तो क्वेश्चन आंसर की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे करें ना जिन्होंने याद करना होता है, जो रट्टे मारने होते हैं। लेकिन बोर्ड में तो ऐसा कोई क्वेश्चन आंसर आने ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहा कि चलो, मैं पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि मैं खुद करूँगी। फिर मैं कहा कि क्या फ़ायदा है इसका ना करने का, क्योंकि अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती तो मैं खुद कर देती। जैसे मैं अपने एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो सारे खुद करती हूँ, तो इसका फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ बस शेयर कर लूँ। ये यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएशन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो हमारे चैप्टर के अंदर रीडिंग के अंदर क्वेश्चन होते हैं वो साथ साथ वो भी, और जो हमारे अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे वो भी हम करते जाएंगे। अब ये प्री रीडिंग जो है उसके क्वेश्चन थे और ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आप एक नज़र इसमें देख लें। लुक एट द टाइटल ऑफ द यूनिट एंड प्रिडिक्ट अबाउट द कंटेंट ऑफ द लेसन। इस यूनिट को देख लें और इसका कंटेंट के बारे में बताएं कि इसका जो लेसन है ये किस चीज़ के बारे में है। तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, पर्टिकुलरली एम्फसाइजिंग हिज कंपैशन, काइंडनेस एंड मर्सी, कि उसमें हमने क्या क्या बात करनी है जिस पे जोर दिया गया है, उनकी मोहब्बत, उनकी शफ़क़त और काइंडनेस, हमदिली और मर्सी। हम ये सारी चीज़ें में इस चैप्टर में हमने बात की हुई है। हाउ कैन वी लिव पीसफुली इन द सोसाइटी, हम पीसफुली सोसाइटी में किस तरह से रह सकते हैं। लिविंग पीसफुली इन सोसाइटी कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द टीचिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हिच एम्फसाइजेस काइंडनेस, कंपैशन, फॉरगिवनेस एंड ट्रीटिंग अदर्स विद रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर बिलीव्स और बैकग्राउंड। हमें किसी के बैकग्राउंड और इस पर बात नहीं करनी चाहिए, हमें बस उनसे काइंडनेस से बात करनी चाहिए। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द नोमैड। अगर आपको याद हो तो एक नोमैडिक ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चोगा पकड़ा था, क्लॉक पकड़ा था और उनसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे। तो उनका डिमांड क्या थी? द नोमैड डिमांडेड विद वेल्थ फ्रॉम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्लेमिंग अ पोर्शन ऑफ व्हाट ही बिलीव्ड टू बी अल्लाह's wealth, yet the prophet responded with kindness and generosity, showcasing his merciful nature even in the face of adversity। तो ये उनकी डिमांड थी कि अल्लाह ताला की जितनी भी दौलत है उनमें से मुझे भी दी जाए। अब ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस के आपके पास दो आंसर हैं, आप इन दोनों में से कौन सा भी लिख सकते हैं। लेकिन मुझे जो अच्छा लगा वो ये वाला है, काइंडनेस होल्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस एज इट एनकरेज एम्पैथी, strengthens relationship and promotes a harmonious society as exemplified by हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम teachings। तो दोनों क्वेश्चन में से आपको जो अच्छा लगे आप उसको कर लें। दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द वुमेन इन इस्लाम। इस्लाम और उस इस्लाम में वुमेन का जो है वो स्टेटस क्या है कि उनको मर्दों के बराबरी का दर्जा दिया गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलिवेटेड द स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी बाय ग्रांटिंग देम ऑनर एंड डिग्निटी इक्वल टू मैन, एस्टेब्लिशिंग देयर राइट्स इन अकॉर्डिंग्स विद द कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड द चिल्ड्रन। तो बहुत इफेक्शन एंड कंपैशनेट एंड इफेक्शन के साथ कंफर्टिंग देम विद देयर वर अपसेट एंड शोइंग कंसर्न फॉर देयर वेलबींग। जब वो परेशान होते थे तो उनके उनके आराम भी पहुंचाते थे, उनसे बात करते थे, उनके जितनी भी परेशानी थी उनको भी दूर करते थे। यहाँ पे भी हमारे पास दो आंसर हैं, आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ आर एनिमल्स टू बी ट्रीटेड। Animals are to be treated with kindness and care as demonstrated by Hazrat Rasul sallallahu alaihi wasallam, teaching and actions which emphasized providing for their needs and avoiding cruelty towards them। तो उन्होंने किस तरह किया है कि काइंडनेस एंड केयर के साथ हमें एनिमल्स के साथ होना चाहिए, और हज़रत ने अपने एक्शंस और टीचिंग से भी यही शो किया है कि हमें उसके साथ जुल्म और बर्बरियत नहीं करना चाहिए। और हमारे मोस्टली जितने भी लोग हैं वो जिस तरह से हमारे स्ट्रीट कैट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, तो उनको इतने अच्छे से नहीं करते, वो जाते जाते भी उसको पत्थर मार के जाते हैं, तो उस तरह नहीं करना चाहिए। और ये ना ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह कुछ करने को कहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, how did the mother bird react when it could not find its chicks? When the mother bird could not find its chicks, it reacted with distress, flying around and screeching until they were returned to the nest। अब यहाँ पर वो बर्ड की भी है कि जब उसके घोंसले से बच्चे ले गए थे तो वो क्या कर रही थी, वो चीखती चलाती इधर उधर उड़ने लगी थी। तो इस तरह कभी भी आप लोग भी ना करें। नेक्स्ट आप लोग के पास ये वाला क्वेश्चन आ गया, हाउ कैन वी इंस्टॉल द वैल्यूज ऑफ वेल बीइंग, पेशेंस, टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन आवर सोसाइटी। द वैल्यूज ऑफ वेल बीइंग, पेशेंस, टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट कैन बी इंस्टॉल्ड इन सोसाइटी by following the example of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, practicing kindness and compassion towards all being and adhering to the principles outlined in the Quran and Sunnah। तो ये सारी जो है ये हमारे पास बातें की गई है कि हमें किस तरह से हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन पर अमल करना चाहिए, तो उसके थ्रू हमारी सोसाइटी में जो है वो बेहतरीन तरीके तक आ सकती है। अब ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द होली कुरान नरेट्स अबाउट mercy। द होली कुरान नरेट्स दैट द हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was sent as a mercy for all the worlds, emphasizing his role as a compassionate and merciful, guided for humanity। He confirmed this when he said, "O people, verily I am only a gifted mercy"। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ये बताया कि कुरान मजीद में क्या कहा है। तो कुरान मजीद में ये कहा गया है कि he was the mercy for all the worlds। तो बस ये भी लिख दें, आपका आंसर हो जाएगा। How did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam treated the non-believers after the conquest of Makkah? तो after the conquest of Makkah, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam treated the non-believers with mercy and forgiveness, pardoning them and declaring that there would be no reproach
reproach upon them, demonstrating his आपके पास यूनिट नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख लें और यहाँ से अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो वो यहाँ से ले लें। और दूसरी मैं एक आप लोगों को बात ये कहना चाहूँगी कि फेडरल बोर्ड है, तो फेडरल बोर्ड में आप लोगों को चाहिए कि आप खुद से क्वेश्चंस लिखें, खुद से आंसर्स लिखें और अपनी कंप्रिहेंशन जितने आप अच्छे से बना सकते हैं आप लोग बनाएं, क्योंकि फेडरल बोर्ड है और फेडरल बोर्ड में आपके 3 नंबर के आपके पास क्या होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो कि आप कंप्रिहेंशन के थ्रू आपने करने होते हैं। तो इस कंप्रिहेंशन को आपने क्या होता है, खुद करना होता है और समरी भी जो है वो लिखनी होती है। तो आप 18 मार्क्स जो है वो तब स्कोर पर कर पाते हैं जब आप लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है वो आप खुद से कर पाए, तब आप लोग ये जो है कर सकते हैं। समझ आ गई है? तो बाहर शोर हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है तो मैं और भी ऊँचा बोल लूँ, क्योंकि अब बाहर के तो मेरे किसी इख्तियार भी नहीं है कि मैं उनको खामोश करवा सकूँ। लेकिन मैं फ़िलहाल कह के तो आई हूँ कि खामोश हो जाए, लेकिन बच्चे कहाँ खामोश होते हैं। ये है यूनिट नंबर 2, द आर्ट ऑफ मुस्लिम वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप्स। और उसके जो पहले तो रीडिंग क्वेश्चंस हैं वो देख लेंगे। प्री रीडिंग क्वेश्चन है जिसमें मुस्लिम वुमेन के बारे में पूछा गया है, और ये प्री रीडिंग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। तो यहाँ से अपने लिए पॉज करके अपने लिए हैंड आउट्स निकाल लें या कुछ भी। और यहाँ पे रीडिंग क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। रीडिंग क्वेश्चन हमेशा चैप्टर के अंदर से होता है और मतलब उधर ही पाया जाता है। कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं होते तो वो क्या हो जाता है, आप लोग थोड़ा सा सर्च करने के बाद मिल जाते हैं, तो देख लीजिएगा। नहीं समझ आती तो आप किसी भी टीचर से हेल्प ले सकते हैं। आपके स्कूल टीचर हो गए, आपके ट्यूशन टीचर हो गए, एकेडमी टीचर या यूट्यूब टीचर भी तो टीचर ही होती है ना। तो हम जैसे से भी आप हेल्प ले सकते हैं किसी भी चीज़ के रिकॉर्डिंग, इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप लोग को समझ ना आ रही हो, आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आप लोग के लिए 24/7 जो है अवेलेबल रहूँगी। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस में से आपके पास ये 2 क्वेश्चन हैं और ये वाला क्वेश्चन आप खुद लेके तो ज़्यादा बेटर होगा। ये मत सोचिए कि आपके जब आप लिखेंगे तो आपकी 100 गलतियाँ निकलेंगी, 1000 गलतियाँ निकलेंगी, ये कोई डिपेंड नहीं करता। आपकी या मिलियंस गलतियाँ ही क्यों ना हो, 100 वर्ड्स में आपको लिखना चाहिए। कोई भी चीज़ जो है ना वो घर बैठे आप लोग को नहीं समझ आएगी, ना ही आपको टीचर समझा सकते हैं। टीचर जितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ा दें, आपको खुद समझ नहीं आएगी जब तक आप प्रैक्टिस ना करें। और प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आप लोग को भी पता है ये बात। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना डेली बेसिस पे, तो आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएंगी, आपकी गलतियाँ निकलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये भी याद रखें कि अपने लिए एक ट्यूटर जो है वो लाजमी रखें, जो आपकी गलतियाँ जो है आप लोग को बताएं कि आपकी गलती कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं आप। अपने लिए टेंसेस जो है उसको थोड़ा सा ये याद रखें। टेंसेस जो है ना, मैं किसी को नहीं कहती कि आप टेंसेस जो है वो याद तो कर लें, रख लें। सर ये चीज़ याद रखें कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से मेन वर्ब के साथ आता है। ये चीज़ आ गई तो टेंसेस यूँ आ जाएंगे। और दूसरा ये है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखा जाए ना कि मैथ के जो क्वेश्चंस है, आप मैथ्स जो है ना वो आप कहाँ कब से कैसे सही करते हैं, जब आप उसको बार बार करते हैं और बार बार एक चीज़ करते हैं। अब एक क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया, अब मैं करूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई क्वेश्चन है वो गलत हो गया, तो आप उसको क्या करते हैं, बार बार करते हैं। जो चीज़ आप बार बार करते हैं ना वो चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी जो है वो सही हो जाती हैं। तो प्रैक्टिस, हर चीज़ जो है वो प्रैक्टिस डिमांड करते हैं। ये हमारे पास यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब यूनिट नंबर 3 आता है। ठीक है, ये है यूनिट नंबर 3 और इसके ये क्वेश्चंस हैं और ग्लोबलाइजेशंस के क्वेश्चंस हैं। तो ये थोड़े से टॉपिक्स हैं, ये जो ग्लोबलाइजेशन के जो टॉपिक्स हैं, ये इस ऐसे टॉपिक जो होते हैं ना उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया करें, क्योंकि आप यहाँ पे तो आपकी स्टडीज़ रुकनी नहीं है, अपने आगे भी जानना है, अपना करियर बनाना है। तो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना उसके आगे जाके उसके उससे एसेज आ सकते हैं, उससे रिलेटेड MCQs आ सकता है। कोई भी चीज़ जो है वो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड आ सकती है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो बात मैं क्या कर रही थी कि whenever you need help you ask for the tutor, you ask from anyone। किसी भी बंदे से पूछ सकते हैं, वो मैं ही क्यों ना हूँ, आप पूछ सकते हैं। और मेरे मुतालिक भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना मैं किसी को पढ़ाती नहीं हूँ, मैं किसी को टीच नहीं करती। इस वजह से मैं जनरली आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ और आप लोगों को सिर्फ दिखा रही हूँ कि आप लोग हेल्प चाहिए हो तो वो यहाँ से ले रहे, क्योंकि कीबोर्ड की बुक जो है वो अफोर्ड करना हर एक के बस में नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में को सांस लेने पर भी ना बहुत से पैसे लगते हैं। तो यहाँ पर की बुक लेने के लिए भी पैसे दरकार होते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनके पास इतने नहीं होते कि वो अपने बच्चों को लग सकते हैं। लेकिन ये है कि आप लोग को फ़ायदा भी नहीं है की बुक्स लेने का। जब एक चीज़ आपके पास मिल रही है तो की बुक्स लेने का क्या फ़ायदा। तो ये हमारे पास हो गया यूनिट नंबर 3 के। मैं ना यूनिट नंबर 4 का भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, अब ये है यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 के तो मैं ये प्री रीडिंग और रीडिंग जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर भी चुकी थी जब रीडिंग कर रही थी। तो एक दफ़ा फिर भी नज़र दौड़ा लें। और बात ये कह रही हूँ, एक नसीहत जो आप लोग की है कि कभी भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। मैं स्टडीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि बंदा कहे
कि आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छा आप हो जाएँगे, आपके अच्छा करियर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो आप ना पढ़ के भी आपको मिल ही जाएगा, लेकिन बस ये होना चाहिए कि आपके पास वे होना चाहिए, आपके पास रास्ता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर आपने बहुत सारे पैसे कमाने हैं और फिर दो बहुत सारे पैसे कमा लिए ना, उससे 2 वक़्त की रोटी ही आप कमा सकते हैं। क्योंकि आपके पैसों की वैल्यू ऐसी हो गई है, जैसे एक टाइम पे आई थिंक कौन-सा मुल्क था, आई फॉरगॉट द नेम, आई थिंक श्रीलंका, आई डोंट नो, या नाइजीरिया, आई फॉरगॉट द नेम। तो इसमें क्या हो गया कि उनके ना 10 मिलियन या 1 मिलियंस के जो पैसे थे ना, वो इक्वल आ गए थे डॉलर्स के। तो उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने 1 मिलियन के नोट जो है वो छापने शुरू हो गए। लोग जो थे वो बैग भर-भर के लेके आते थे और फिर ना क्या करते थे, अपने लिए 1 टमाटर या 1 आलू या 1 किलो आलू, ये जो है वो चीज़ें ले लेते थे। तो पैसे की वैल्यू जो थी वो इतनी ख़त्म हो गई। तो पाकिस्तान के पैसे की वैल्यू भी तकरीबन बहुत ही ख़त्म हो गई और आपको अब बहुत ज़्यादा कमाने हैं। क्योंकि आप देख लें कि आप सुबह जो है ना 5,000 का नोट लेते हैं, 5,000 भी मैंने कम बताया, 10,000 समझ लें। 10,000 का नोट लेते हैं और 2 घंटे में वो 10,000 में से आपके पास अब 10 रुपए बचते हैं जब आप सौदा लेने जाएँ, और उसमें से भी आपकी हज़ारों की चीज़ें जो होती हैं वो रह जाती हैं। तो ये क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप लोग कमाएँ, स्किल सीखें। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ना ना तो स्किल्स सीखें। आपके पास डिजिटल मार्केटिंग है। मैंने इससे पहले ये जो चैप्टर था जब हम पढ़ रहे थे ग्लोबलाइजेशन, उसमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ई-कॉमर्स के बारे में, तो यहाँ से ना बहुत पैसे, डॉलर्स में पैसे कमाए जा सकते हैं। तो वहाँ से आप करें, और कोई भी हेल्प चाहिए हो आप लोग पूछ सकते हैं, और आप लोग के लिए मैं हर टाइम अवेलेबल होंगी। तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 4 तक क्वेश्चंस हो गए हैं, और ये आप लोग देख लें। क्वेश्चन में से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो मेरे से पूछ लें। और ये है कि यहाँ तक हम कर चुके हैं। इसकी एक्सरसाइज रहती है यूनिट नंबर 4 की, तो वो भी मैं कल इंशाल्लाह, मेरे नोट्स तैयार है तो कल तक मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगी और वीडियो भी बना लूँगी। ग्रामर से रिलेटेड कोई भी आंसर क्वेश्चंस है तो मैं अवेलेबल हूँ, आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।